दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिल कुमार है और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान वाटर कॉन्फ्लिक्ट। तो हम फाइनली वे फॉरवर्ड भी देंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 2021 के CSS पेपर में भी आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट है जिसका अभी तक सोल्यूशन नहीं ढूंढा गया। कोई ऐसी बायलैटरल ट्रीटीज़ या ऐसी कुछ कन्वेंशन नहीं हुई दोनों के बीच। तो फाइनली हम इसको टॉपिक को थारोली स्टडी करेंगे एंड हम इसको इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे, कुछ सक्सेस स्टोरीज़ की बात भी करेंगे कि किस तरह से कुछ कंट्रीज़ ने अपने जो है वो इशू रिज़ॉल्व किए। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी दोनों कंट्री इशू रिज़ॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में इशू क्या है, हम डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान का अपना इशू क्या है वाटर का, कि इंटरनल प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के। तो जो फर्स्ट लाइन अगर हम देखेंगे कि पाकिस्तान इज़ 74% वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। तो वाटर स्ट्रेस कंट्री बेसिकली हम उसे बोलते हैं जब नेशनल वाटर रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो और जो विड्रावल क्वांटिटी हो, परसेंटेज ऑफ विड्रावल हो तो फ्रॉम द टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज वो बहुत ज़्यादा हो। जब वो जो टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज की जो वैल्यू है विड्रावल की, जब वो 25% से इंक्रीज़ हो जाती है तो हम उसे कहते हैं वाटर स्ट्रेस कंट्री। तो पाकिस्तान 74% वाटर स्ट्रेस कंट्री है कंपेयरिंग टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। ईरान 67%, इंडिया 40%, अफ़गानिस्तान 31% एंड चाइना 91%। तो नेबरिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रेस कंट्री है, जो 1990 में ही उसने वाटर स्ट्रेस लाइन टच कर ली थी और फिर 2015 में वाटर स्कैर्सिटी कंट्री बन गया था। तो कुछ जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल फोरम्स का ये भी कहना है कि अगर पाकिस्तान की सूरत-हाल ऐसी ही रही तो 2025 में एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी कंट्री बन जाएगा। तो इट्स अ वेरी ग्रिम सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ओनली 10%, जबकि जो वर्ल्ड की एवरेज है वो है 40%। तो उससे बहुत ही कम है पाकिस्तान की। और अगर हम स्टोरेज को हम मिलियन एकड़ फीट के हवाले से देखें तो वो भी जो है वो पाकिस्तान की तकरीबन 145 जो है वो मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान का फ़्लो है टोटल, और उसमें ओनली पाकिस्तान 14 मिलियन एकड़ फीट वाटर स्टोर कर सकता है, जो कि तकरीबन 30 डेज़ के लिए पाकिस्तान पानी स्टोर कर सकता है, जो कि वर्ल्ड की वाटर स्टोरेज की जो डेज़ से हवाले से जो पाकिस्तान जो वर्ल्ड की स्टोरेज की एवरेज कैपेसिटी है वो 90 डेज़ होनी चाहिए, जो पाकिस्तान की बहुत कम है, 30 डेज़ ओनली। तो उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से 20th सेंचुरी में या उससे पहले कुछ और कमोडिटीज़ जस्ट लाइक के ऑयल, 20th सेंचुरी में हमने देखा कि ऑयल जो है वो एक कन्फ्लिक्टिंग कमोडिटी है बिटवीन द स्टेट्स। और फिर 21st सेंचुरी में हम ये देख रहे हैं कि ऑयल को वाटर जो है वो क्रॉस कर चुका है, अब ऑयल नहीं है, क्योंकि उसको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ने जो है वो सरपास कर लिया है ऑयल को। अब दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रही है, जिसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ETC इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बट वाटर की डिमांड तो और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन है, दूसरा क्लाइमेट चेंज हो गया। तो इस हवाले से कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो अब पॉसिबल है कि दुनिया में वाटर की वजह से हों, जिससे हमने देखा भी कि ये एक रिपोर्ट मैंने दी है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज़ इन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट, के 2010 से लेके टोटल
तकरीबन 466 जो है वो वाटर रिलेटेड कन्फ्लिक्ट हो चुके हैं दुनिया में। और उसके बाद फिर जो है वो है कि मैंने यहाँ पे कोटेशन दिया है कि द ओनली इशू दैट कुड इजिप्ट टेक टू वार अगेन इज़ वाटर। प्रेसिडेंट अनवर सादा जो कि इजिप्ट का प्रेसिडेंट था, और जब उनकी 1967 में इसराइल के साथ 6 डे वार हुई, तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो 1970s में उन्होंने कुछ जो है वो ट्रीटी साइन हुई और फिर उन्होंने रिकग्नाइज़ किया इसराइल को। तो उस वार के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट की दी कि अगर इजिप्ट दोबारा किसी कन्फ्लिक्ट में जाता है किसी और नेबरिंग कंट्री या किसी और कंट्री के साथ, तो दैट इज़ वार। जो अभी हमने देखा कि एक ज़ैम्बिया और ज़ैम्बिया ने इथोपिया एंड इजिप्ट के बीच जो है वो वाटर को लेकर कुछ कन्फ्लिक्ट चल भी रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम ये जिक्र कर लेते हैं कि आखिर इशू क्या है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच वाटर का। तो टोटल जो है वो 9 वाटर बॉडीज़ जो हैं वो का पानी जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान शेयर करते हैं 9 वाटर का, जिसमें यह है कि कहीं पे पाकिस्तान इज़ अ लोअर रिपेयरिंग कंट्री, तो कहीं पे पाकिस्तान इज़ अ अपर रिपेयरिंग कंट्री। तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि रिपेयरिंग कंट्री हम किसको कहते हैं या को रिपेयरियन कंट्री हम किसको कहते हैं। तो रिपेयरिंग कंट्री वो जो जब दो कंट्री वाटर शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो हम उसे रिपेयरिंग कंट्रीज़ बोलते हैं या को रिपेयरिंग कंट्रीज़। तो जब पानी जो है वो ऊपर से निचले सतह पे जो कंट्री होता है उसको हम लोअर रिपेयरियन बोलते हैं, जो उचली सतह पे होता है उसको हम अपर रिपेयरियन बोलते हैं। तो पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो कुछ रिवर्स हैं, तो उसमें पाकिस्तान कहीं पे लोअर रिपेयरियन पे ऊपर है तो कहीं पे अपर रिपेयरियन के ऊपर है। तो मतलब ये इशू दोनों का एक ही जैसा है। प्रोजेक्ट्स ऑन द काबुल रिवर बेसिन के, फिर काबुल रिवर बेसिन के ऊपर भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे अफ़गानिस्तान जो है वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ पे वो डैम बनाने जा रहे हैं। जैसे इंडियन प्रोजेक्ट्स इंडिया भी जो है वो तकरीबन 2001 से लेकर तकरीबन जो है वो $2 बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट कर चुका है अफ़गानिस्तान के अंदर। और उसमें काफ़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट डैम्स के ऊपर है, जिसमें सलमा डैम है जिसको इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम बोला जाता है। ये हो गया, और भी कुछ जो है वो रिवर्स हैं दोनों के बीच, जिसको लेकर जब बहुत ज़्यादा तनाज़ा खड़ा हो गया है। उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट एंड ट्रांस बाउंड्री वाटर बिटवीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ये है कि अफ़गानिस्तान ने एक जो है मचालगो डैम बनाने कुरम रिवर एक रिवर है जो अफ़गानिस्तान से होता पाकिस्तान के में दाखिल होता है। और उसमें जो तकरीबन 80,000 एकड़ जो है वो के लैंड को इरीगेट करता है। और वो जो है वो पाकिस्तान के जो कुरम एजेंसी है उसमें दाखिल होता है। तो अफ़गानिस्तान ने अभी प्लान किया है कि वो तकरीबन $32 मिलियन की जो है वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, और वो उसको ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है टू मेक दिस डैम ऑन दिस कुरम रिवर। तो अगर वो डैम बन जाता है तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जो है वो कुरम जो रिवर के आसपास जो लोग हैं, यहाँ पे जो विलेजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे उसको लेकर। तो उसको और तकरीबन जो है वो 12 दूसरे भी मल्टीपर्पज़ काबुल रिवर और दूसरे रिवर पे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल डोनर जो है वो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको डैम बनाने में हेल्प कर रहे हैं। और ये भी हमने देखा कि अफ़गानिस्तान काफ़ी टाइम से जो है वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को वाटर के इशू के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज़ किया, पब्लिकली लैम्पेस्ट किया कि भाई जो है वो जिस तरह से उन्होंने
ईरान को भी हेलमंड रिवर बेसिन के ऊपर जो है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि ईरान इज़ यूजिंग फार मोर देन एलोकेटेड वाटर, के ईरान बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहा है। इसी तरह के इल्ज़ाम फिर पाकिस्तान की तरफ भी हमें देखने को मिले कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर भी ब्लेम किया कि पाकिस्तान इज़ स्टीलिंग आवर वाटर और ये वगैरह वगैरह। तो अगर इस तरह के और प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है फिर वो पाकिस्तान की तरफ जो रहने वाली आबादीज़ हैं जो इरिगेशन जो वो रिवर इरिगेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर ज़मीनों को, तो वो मुतासिर होंगे। उसके अलावा ये भी है कि पाकिस्तान वो कंट्री जिसमें पाकिस्तान इज़ अ अपर रिपेरियन कंट्री, तो अगर वहाँ पे पाकिस्तान भी डैम बनाएगा तो अफ़गानिस्तान की आबादी भी मुतासिर होगी। जिस तरह से सवात रिवर है वो उसमें पाकिस्तान जो है वो अपर रिपेरियन कंट्री है। तो इस तरह से यह है कि दोनों साइड एक तो कोई मेकैनिज़म होना चाहिए। एक मेकैनिज़म की कमी है जिसमें कि पानी को सही तरह से मैनेज किया जाए। तो अगर इस तरह के सारे जो है वो अफ़गानिस्तान में जो अभी डैम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, डैम बन रहे हैं मल्टी प्रोजेक्ट्स, तो वो अगर बन जाते हैं तो तकरीबन 4.7 जो है वो MAF मिलियन एकड़ फीट जो है वो पानी डाइवर्ट हो जाएगा और तकरीबन उसमें 16 to 17 जो % फ़्लो है डाउन स्ट्रीम पाकिस्तान की तरफ वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन को अगर हम देख रहे हैं तो ये बहुत कन्फ्लिक्ट क्रिएटिंग सिचुएशन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। उसके बाद अगर हम देखें कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इसके बारे में, तो इंटरनेशनल लॉ तो फिर कुछ जनरल ऑब्लिगेशन भी इम्पोज़ करता है को रिपेरियन कंट्रीज़ के ऊपर के कुछ ऐसे मैकेनिज़्म हो। मतलब अगर मैकेनिज़्म ना हो तो जनरली कुछ ऑब्लिगेशंस जो है वो हो को रिपेरियन के, वो म्यूचुअल कंप्लायंस हो दोनों की उनके ऊपर कि एक दूसरे से वाटर शेयरिंग हो, डेटा शेयर करे, रेसिप्रोसिटी हो, इक्वलिटी हो, इक्विटेबल रिसोर्सेज हो। इस तरह से हमें ये कन्वेंशन एक नज़र आती है कि कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज़ ऑफ ट्रांस बाउंड्री कोर्सेज। तो ये भी ट्रांस कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लैक्स 1992, इसमें ये रेसिप्रोसिटी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात करते हैं और ऐसे मेजर्स की बात करते हैं दैट प्रिवेंट एंड रिड्यूस द ट्रांस बाउंड्री हैज़र्ड्स। और उसके बाद फिर हमें कन्वेंशन एक नज़र आती है 1997 UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर्स। तो इसमें फिर आर्टिकल जो है वो 5 और 6 बात करते हैं इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूज़ के, दोनों कंट्री हैं जो है वो इक्विटेबल यूज़ करें अकॉर्डिंग टू, मतलब ऐसा ना हो कि सारा का सारा एक ही कंट्री यूज़ करे, दूसरे जो लोअर रिपेरियन कंट्री है उसको कोई पानी मिले ही ना। और रीज़नेबल यूज़ हो कि भाई ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वाटर वो वेस्ट कर दे। और फिर आर्टिकल 7 है उसका ये कहता है कि ऑब्लिगेशन नॉट टू काज हार्म, कि कोई हार्म नहीं करना, कोई जो है वो जैसे कोई मतलब कोई दुश्मनी या एनिमी जो है वो अगर ऐसा कोई थिंकिंग है माइंड के अंदर तो वो नहीं होनी चाहिए। और आर्टिकल 9 उसका ये कहता है कि ऑब्लिगेशन टू शेयर डेटा, के ऑब्लिगेशन होनी चाहिए कि जो है वो हर कंट्री के ऊपर वो डेटा शेयर करे, जो कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू 1960 में साइन हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें 3 रिवर्स पाकिस्तान को दिए गए और 3 रिवर्स इंडिया को दिए गए कि जो रेस्पेक्ट रिवर्स दोनों कंट्रीज़ को दिए गए हैं दे कैन मेक द डैम्स ऑन दैट रिवर। बट ये हुआ कि हमने देखा कि अभी काफ़ी टाइम से जो है वो इंडिया उस ट्रीटी की वायलेशन कर रहा है और जो रिवर पाकिस्तान को दिए गए थे उनके ऊपर वो डैम बना रहा है और डेटा शेयरिंग भी सही तरीके से नहीं हो रही। और फिर हम जो ये आर्टिकल 5 और 6 हैं इसकी भी वायलेशन हो रही है, आर्टिकल नंबर 9 की भी वायलेशन हो रही है। फिर हम कुछ सक्सेस स्टोरीज देखते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो एक मेकैनिज़्म ऐसा कुछ नहीं बना हुआ, तो
दे शुड मेक सच टाइप ऑफ मैकेनिज़्म, क्योंकि हमें कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज नज़र आती हैं जिनमें जो है वो कंट्रीज़ ने अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। जिस तरह से कोलंबिया ट्रीटी CRT बिटवीन US एंड कनाडा इन 1964। उन्होंने कनाडा और USA ने 1964 में एक ट्रीटी साइन की, उसमें दोनों एग्री हो गए कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ के ऊपर, और दोनों जो है वो एग्री हो गए कंस्ट्रक्टिंग द डैम। उसके बाद हमें मेकोंग रिवर कमीशन नज़र आती है, जिसमें जो है वो कोर रिपेरियन जो कंट्रीज़ थे उन्होंने लोअर रिपेरियन कंट्रीज जिस तरह कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, उन्होंने एक खुद कमीशन बनाई, और अपर रिपेरियन जिसमें चाइना, म्यांमार और जो थे डायलॉग पार्टनर बने उसमें। और फिर हमें रीन रिवर के ऊपर भी कोऑपरेशन नज़र आता है कि उसको अब जैसे काबुल रिवर है उसको तो सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों शेयर करें, बट जो रीन रिवर है उसमें 9 को रिपेयरिंग कंट्रीज़ हैं। तो उन्होंने एक कोऑर्डिनेट एक्शन लिया, ठीक है, ऑन सिक्योरिटी इशूज़ सच एज वाटर इक्वलिटी, इकोलॉजी, प्रोटेक्शन ऑफ फिशरीज़ एंड फ्लूडिंग एंड अदर सक्सेस स्टोरी। तो ये भी हमें देखने को मिली। उसके बाद फिर हमें नील रिवर के ऊपर, सॉरी दैट्स अ नील रिवर, NILE, नील रिवर बेसिन, जो हमें इजिप्ट और सूडान के बीच में इन्होंने 1929 में ट्रीटी साइन की। तो उनका जो है वो एक बहुत सेंसिटिव मसला था, वो सॉल्व हो गया इस ट्रीटी के थ्रू। तो इस तरह से हमें इंडस वाटर ट्रीटी भी नज़र आती है, बट वो अभी वायलेशन हो के वायलेशन इंडिया की तरफ से हो गई है उसके ऊपर। बट ये भी एक सक्सेसिव स्टेप था कि इंडिया और पाकिस्तान फिर वाटर की वजह से जो है वो एक दूसरे से वार की तरफ नहीं गए, जैसे 1948 में दोनों कंट्री जो आज़ाद हुए तो उन्होंने एक दोनों के बीच 1948 में वार की वजह से दोनों में जंग हो गई। छोटी सी जंग हुई बट जंग हो गई। तो इस इंडस वाटर ट्रीटी के बाद दोनों में ये था कि जंग एक नहीं हुई और पीस कायम हो गया। तो फाइनली हम देखेंगे वे फारवर्ड क्या हो सकता है। वे फारवर्ड में तमाम चीज़ें हैं ये कि बेनिफिट शेयरिंग अप्रोच हो, ऐसी चीज़ें अप्रोच हो कि दोनों को बेनिफिट हो, किसी एक को बेनिफिट ना हो। अप्रोच लीड टू पॉजिटिव सम गेम, कि पॉजिटिव सम गेम हो कि नेगेटिव सम थिंकिंग ना हो कि मैं ही ज़्यादा लूँ या मैं ही मेरा ही होल्ड हो, इस तरह की चीज़ें ना होनी चाहिए। फिर इंटरनेशनल बेस्ट लीगल अप्रोचेस और प्रैक्टिसेस, जैसा हमने इंडस वाटर ट्रीटी हमने साइन की वर्ल्ड बैंक के थ्रू, तो वो एक लीगल प्रैक्टिस थी। मीडिएशन, नेगोशिएशन, डायलॉग, ये सब आ जाते हैं। जो वाटर डिप्लोमेसी की जब हम बात करते हैं तो उसमें वाटर डिप्लोमेसी में ये सारी चीज़ें आ जाती है कि हम नेगोशिएशन की तरफ जाएं, हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, हम जो है वो ऐसे एक्शंस लें या इस्टेब्लिश करें जो कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म बनाएं, जैसे कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म वर्ल्ड बैंक हमने बनाया था। एंड फिर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनाएं कि भाई फैक्ट फाइंडिंग मिशन हो कि आखिर प्रॉब्लम किस तरफ है, कौन सी कंट्री की तरफ प्रॉब्लम है। तो ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनाने चाहिए। और उसके बाद ट्रस्ट बेस्ड पॉलिटिकल रिजॉल्व एंड प्रिवेंटिव हाइड्रो पॉलिसी। तो ये सारे वे फॉरवर्ड हैं जो हम जिसको लेकर हम जो है वो कोई प्रॉब्लम जो ट्रांस बाउंड्री वाटर सिस्टम होता है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जो गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू वेरी